Good morning, students. Today is our last topic of first chapter, electrostatics, that is torque on electric dipole in uniform electric field. देखिए स्टूडेंट्स, पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ये टॉर्क लगता ही कब है, होता क्या है ये टॉर्क। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जब तक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तब तक आप इसको रटने की ट्राई करेंगे। तो पहले कंसेप्ट पर आइए। सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो टॉर्क क्या चीज है। स्टूडेंट्स मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी दो सिचुएशन में आपको ड्रॉ करके बता रहा हूं। ये कोई फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट की ये सेकंड सिचुएशन है। पहली सिचुएशन में क्या हो रहा है वो देखिए, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन कॉमन है। लाइन ऑफ एक्शन के नाम से टेंशन में मत आ जाना। दोनों एक ही लाइन के अलोंग वर्क कर रहे हैं। ये भी 10 न्यूटन इसी लाइन पर है और ये 10 न्यूटन भी इसी लाइन पर है। दूसरी सिचुएशन में देखिए, 10 न्यूटन फोर्स इधर वर्क कर रहा है, 10 न्यूटन फोर्स इधर वर्क कर रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसके आप फटाफट जवाब दें। बताओ इस सिचुएशन में इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला नेट फोर्स कितना है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ऑब्जेक्ट इन दिस सिचुएशन। सो इजी, इट्स सिंपलेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल टेल मी दैट सर जीरो। Why the net force is zero in this situation? Because of both forces have same magnitude and reverse in direction. And in this situation, what is the net force experienced by the body? इस सिचुएशन में बेटा वही है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, दो फोर्स लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है। तो बताओ यहां पर भी नेट फोर्स कितना है, जीरो। बट बेटा इसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। किस चीज का फर्क है? यहां बॉडी रोटेट नहीं करेगी और यहां बताओ बॉडी रोटेट करेगी कि नहीं करेगी। इस पर यहां फोर्स 10 न्यूटन लगा रहे हो, यहां 10 न्यूटन लगा रहे हो। बताओ 10 न्यूटन फोर्स के कारण ये वाला इसका एंड है वो इधर जाएगा, इस 10 न्यूटन फोर्स के कारण ये वाला एंड इधर आएगा। तो बताओ ये अपने मिड पॉइंट के अराउंड, इस वाले एक्सिस के अराउंड, इस वाले एक्सिस के अराउंड क्या करने लग जाएगी, रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यस और नो? रोटेट करने लग गई, इसका मतलब है ये बॉडी टॉर्क एक्सपीरियंस कर रही है। एक्चुअल में मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, आपने सुना होगा। तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं। यहां बेटा टॉर्क है वो जीरो है, बट यहां टॉर्क जीरो नहीं है। यहां बॉडी की ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं होगी लेकिन रोटेशनल मोशन होगी। तो टॉर्क एक्चुअल में रोटेशनल मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बताओ इस वाली सिचुएशन में टॉर्क लगेगा, इस वाली सिचुएशन में टॉर्क नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं, यदि दो कपल ऑफ फोर्सेज वर्क कर रहे हैं, जैसे अपने नेक्स्ट इस टॉपिक में यही सिचुएशन क्रिएट होगी। यदि कपल ऑफ फोर्सेज वर्क कर रहे हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, जैसे इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है, इस 10 न्यूटन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये वाली है। यदि ये सुपर इम्पोज नहीं करे तो इस पर टॉर्क लगता है। और यदि ये सुपर इम्पोज कर जाए, फर्स्ट सिचुएशन देखो, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज कर रही है, तो बेटा फिर टॉर्क नहीं लगेगा। ये कंसेप्ट अपन यूज में लेंगे। टॉर्क का फॉर्मूला भी बता देता हूं कि चलो लगेगा तो कितना लगेगा। चलो इस केस में तो जीरो है, लेकिन इस केस में तो टॉर्क लग रहा है, बॉडी रोटेट हो रही है। टॉर्क का फॉर्मूला लगाओगे बेटा, यदि सेम अमाउंट में कपल ऑफ फोर्सेज लग रहा है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स multiply by perpendicular distance between the line of actions, perpendicular distance between the line of actions of both forces। ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। क्लियर? ये टॉर्क का फॉर्मूला यूज में लेते ही अपन टॉर्क कैलकुलेट कर लेंगे। ये तो मैंने कंसेप्ट सिखाया कि टॉर्क होता है क्या है। जनरली स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है टॉर्क कब लगेगा। बताओ इस सिचुएशन में फोर्स जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो है बट टॉर्क जीरो नहीं है। रीजन है दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, इसलिए बॉडी रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हर कॉमन सेंस है, आप थोड़ा सा विचार करके देखिए। 10 न्यूटन फोर्स इस एंड को इधर घुमाएगा और ये 10 न्यूटन फोर्स इस एंड को इधर घुमाएगा। तो बताओ ये इधर और ये एंड इधर, तो इस बीच से पास होने वाले इस एक्सिस के अराउंड, बिल्कुल सेंटर से पास होने वाले इस एक्सिस के अराउंड बताओ बॉडी क्या करने लग जाएगी, रोटेट। क्लियर? अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। क्या है? टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर तो करो, डाइपोल कंसीडर तो करो, तब जाकर के टॉर्क का पता चलेगा। सपोज डियर स्टूडेंट इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है।
यूनिफॉर्म electric field E vector, and in this uniform electric field a dipole is placed in this situation. This is a electric dipole. At this point A, minus q charge is present. At this point B, plus q charge is present, and distance between both point charges is 2a. Clear? And angle between E vector and P vector. P vector समझ रहे हो ना? Electric dipole moment. What is the direction of electric dipole moment? Negative charge to positive charge, जो अपन ने पहले डिस्कस कर ली. इन दोनों के बीच का एंगल है थीटा. फिर मैं बता देता हूं, बताओ ये थीटा एंगल किस किस के बीच का है. इधर तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, और इधर है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर. डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. ये एंगल थीटा है. अब आपको बताना है कि इस डाइपोल पर इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क कितना लगेगा. टॉर्क तो बाद की चीज है, पहले फोर्स बताओ मेरे को कि इस पर फोर्स कितना लगेगा. पहले तो बताओ इस प्लस क्यू चार्ज पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा. और फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा QE. पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा QE. यस और नो? आपको पता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन से कि E का फॉर्मूला होता है F/Q0. याद आ रहा है क्या? ये मैंने पढ़ाया था. यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास F=Q0 × E बनेगा. और मैंने कहा था पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और यही चार्ज यदि नेगेटिव होता तो पीछे साइन माइनस का लगाते. माइनस वहां उसके मैग्नीट्यूड का नहीं, एक्चुअल में ये इंडिकेट करता है कि नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स होती है. यस और नो? क्लियर? तो बताओ इस प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इधर QE, और इस माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा, लेकिन वो फोर्स बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कि रिवर्स डायरेक्शन में. रिवर्स डायरेक्शन में. नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में -QE वेक्टर. कुछ बच्चे तो फिर समझ नहीं पा रहे कि माइनस साइन सर इस माइनस क्यू का लिया है क्या. नहीं नहीं नहीं, माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है इस फोर्स की और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है. इज इट क्लियर? अब बताओ यदि आपको अच्छे से दिख रहा हो तो इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है QE फोर्स की, जो पॉजिटिव चार्ज पर लग रहा है. नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है. बताओ दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सुपर इम्पोज कर रही है क्या? नहीं कर रही. नहीं कर रही है तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, सॉरी टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा. लेकिन नेट फोर्स 0 है. क्यों है? QE इधर लग रहा है, QE इधर लग रहा है. दो फोर्स है, दोनों का परिमाण सॉरी मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन एक दूसरे के रिवर्स है. तो चलो ये मैं बात लिख देता हूं. नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड by the electric dipole in uniform electric field is 0. Always remember MTR. वेरी इंपॉर्टेंट बात है, एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. नेट इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0. क्लियर? अब टॉर्क बताओ, यहां इस सिचुएशन में बताओ इस पर टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा. सॉरी फॉर इंटरप्शन. बताइए इस सिचुएशन में टॉर्क लगेगा कि नहीं लगेगा. अभी तो मैंने कंसेप्ट बताया था कि इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है. तो बताओ इस फोर्स के कारण ये एंड इधर घूमेगा और इस फोर्स के कारण ये एंड इधर घूमेगा. बताओ ये क्या करने लग जाएगा? रोटेट. और मैंने वैसे ही बताया था कि दोनों फोर्सेज की लाइन ऑफ एक्शन एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं कर रही है, तो बेटा टॉर्क लगेगा. नेट फोर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 0 है, बट स्टूडेंट्स फोर्स लगेगा, सॉरी टॉर्क लगेगा. बताओ नेट फोर्स 0 है, टॉर्क कितना लगेगा? तो मैं लिख देता हूं टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल in uniform electric field. बताइए टॉर्क कैसे कैलकुलेट करोगे? टॉर्क इक्वल्स टू, अभी आपको फॉर्मूला बताया था, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. चलो मैं दोबारा लिख देता हूं. मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स
आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शंस of both forces। क्लियर। तो बताइए ये फॉर्मूला यूज करते ही टॉर्क आ गया बेटा, टॉर्क टो इक्वल्स टू, बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, इसका भी क्यू ई इसका भी क्यू ई, दोनों का 2 QE मतलब लिख लेना भाई, आइदर फोर्स का मतलब किसी भी एक का लेना है। ये लो भाई जी, टो इक्वल्स टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताइए। कुछ बच्चे तो क्या करते हैं 2a लिख देते हैं कि सर इस लाइन ऑफ एक्शन और इस लाइन ऑफ एक्शन के बीच की डिस्टेंस हो गई 2a, जो माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के बीच के। बेटा ये ओब्लिक डिस्टेंस है, देखिए ढंग से थीटा एंगल पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती तो एंगल 90 बनता, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये लीजिए, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इस पॉइंट का नाम मैंने सी दे दिया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताओ, बीसी लोगे कि ए बी लोगे? बीसी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यू ई इंटू बीसी, इट्स इक्वेशन फर्स्ट। एंड बीसी, ये बीसी आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। बताओ ये 2a है, ये एंगल थीटा है, तो 2a का ये कंपोनेंट तो आएगा 2a कोस थीटा, और ये कंपोनेंट आएगा 2a साइन थीटा। ये तो है डायरेक्ट कंपोनेंट मेथड। और ये नहीं आता है तो आप इस ट्राइंगल से साइन थीटा कैलकुलेट करो, ऑटोमेटिकली आपके पास बीसी आ जाएगा फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी। फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बोलो बताओ। चलो मैं दोबारा आपको डायग्राम दिखाता हूं ताकि आप परपेंडिकुलर को समझ पाए। साइन थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो हो गया बीसी, और 90 के जस्ट सामने वाली साइड होती है हाइपोटेनियस, वो हो गया 2a, तो बीसी अपॉन 2a नहीं बनेगा क्या साइन थीटा? साइन थीटा विल इक्वल्स टू बीसी अपॉन 2a। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन बीसी विल बिकम 2a साइन थीटा। इट इज इक्वेशन सेकेंड। यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इनटू इक्वेशन फर्स्ट, using equation second into equation first, the result of torque will become QE into BC था, BC को मैंने क्या पुट कर दिया है? 2a sin थीटा। गौर से देखिए, Q 2a, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, काफी बार बता दिया, Q into 2a इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। सो द टॉर्क विल बिकम Q into 2a इज रिप्लेस्ड बाई PE sin थीटा। किसी के नहीं समझ में आया तो फिर बता देता हूं बेटा, we have discussed about electric dipole moment Q into 2a which is denoted by P. It's a vector quantity and it has direction negative charge to positive charge। चलिए ये तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया PE sin थीटा इन वेक्टर फॉर्म। टॉर्क की जब वेक्टर एक्सियल वेक्टर होता है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में बेटा टॉर्क का फॉर्मूला बनता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर मत कर देना, ध्यान रखना गलत हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन जस्ट रिवर्स हो जाएगी। टॉर्क का फॉर्मूला होता है P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। क्लियर? ये होता है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अपन इसके कुछ स्पेशल केसेज की और स्टडी कर लेते हैं। स्पेशल केसेज के बारे में और मैं आपको बताता हूं। स्पेशल पॉइंट्स, and the very special point first is if theta is equals to 0 degree, which is also called stable equilibrium, stable equilibrium। अब कुछ बच्चे कह सकते थीटा 0 है तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्यों बोलते हैं? देखो इक्विलिब्रियम 3 टाइप के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। हालांकि मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा आपको कि स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम सॉरी ये क्या है, फिर भी मैं आपको समझाने की ट्राई करता हूं कि स्टेबल, अनस्टेबल और इक्विलिब्रियम क्या होता है। मान लीजिए, मान लो ये कोई बॉल है, बाउल है, कटोरा है, कटोरा, इस कटोरे में आपको कई ऑब्जेक्ट यहां दे दे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, ये कोई कटोरा आपकी बार मैंने उल्टा रख दिया है और आपको बेटा
ऑब्जेक्ट की पोजीशन, बॉल की पोजीशन यहाँ दे दे। इसको आप थोड़ा सा इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करो, और थोड़ा सा इसकी पोजीशन से डिस्टर्ब करने के बाद में बताओ ये वापस अपनी पोजीशन पर आएगा कि नहीं आएगा। यदि ये वापस अपनी पोजीशन पर आ रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब करने के बाद में, तो इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, ध्यान रखना। ये कंसेप्ट अपन तीसरे चैप्टर के लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हेनेवर वी विल स्टडी अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम, देन स्टेबिलिटी विल मैक्सिमम, सो इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और यदि आपने इसको देखो इस वाले केस में थोड़ा सा भी डिस्प्लेस कर दिया तो यहाँ आने की कोई चांस नहीं है, डायरेक्ट इधर जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। यदि यहां से डिस्टर्ब किया और ये नीचे आ गया, नीचे आकर के गिर गया, ये वापस अपनी पोजीशन पर जाने की ट्राई नहीं कर रहा है, वापस अपनी पोजीशन पर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। कौन सा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में जितना डिस्प्लेस कर दोगे, डिस्प्लेस करने के बाद में जो पोजीशन रहेगी वहीं रह जाएगा। जैसे मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया था यहां से यहां, ये यहीं रुक जाता, आगे नहीं इधर जाता, नहीं इधर जाता, तो आप न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। चलिए बात की बात है, अभी तो अपन स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब है थोड़ा सा आपने उसकी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टर्ब किया और वो वापस वहीं आने की ट्राई कर रहा है, स्टेबल है। वो वहां आने की ट्राई नहीं कर रहा है, अनस्टेबल है। क्लियर? चलिए अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में अपन टॉर्क, पहले तो टॉर्क एक्सप्लेन करते हैं। बताओ टॉर्क का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया? पीई साइन थीटा। बताओ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा कितना सेलेक्ट करोगे? 0। तो टॉर्क आएगा पीई साइन 0। साइन 0 हैज द वैल्यू 0, सो टॉर्क विल बिकम 0। क्लियर? टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। चलिए मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। इट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट अस कंसीडर ई वेक्टर, uniform electric field, uniform electric field E vector, and the dipole is placed in such a way. See the dipole, it is minus q charge, it is plus q charge, and distance both them is 2a. Now what is the angle between electric dipole moment p vector and E vector? P has the direction negative charge to positive charge, by P की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में। तो बताओ पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल इस केस में थीटा कितना हो गया? 0। यस और नो? थीटा 0 है। अब देखो आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो, मान लो मैं इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करता इसकी ओरिजिनल पोजीशन से किसी एंगल से, यहां डिस्प्लेस कर देता, थोड़ा सा रोटेट कर दिया मैंने। बताओ रोटेट करते इस प्लस क्यू चार्ज पर तो फोर्स लगता है इधर, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है इधर। बताओ ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई करता है नहीं करता? समझ रहे बात को? थोड़ा सा आपने ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, पहले डाइपोल इधर था, फिर डाइपोल को इधर डिस्प्लेस कर दिया। जैसे ही डिस्प्लेस करोगे इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इधर लगेगा, क्यूई नेगेटिव चार्ज पर इधर लगेगा, तो ये वापस डाइपोल को यू रोटेट करके इसके पैरेलल लाने की ट्राई करेगा, और वापस यदि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की ट्राई कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में बेटा टॉर्क 0 लगता है। क्वेश्चन ये आ जाता है, what is the torque experienced by the electric dipole in uniform electric field in the stable equilibrium? Then dear students, you have to remember what is stable equilibrium. In the case of theta equals to 0 degree, or you can say whenever dipole moment p vector and electric field E vector are parallel to each other, then actually dipole will in stable equilibrium. तो ये stable equilibrium में रोटेट होकर के वापस अपनी पोजीशन में आएगा। चलिए दूसरा केस स्टडी करते हैं। If theta is equals to 180 degree, which is called unstable equilibrium. Unstable equilibrium. What is unstable equilibrium? Tau is equals to PE sin 180. PE sin 180. Tell me what is the value of sin 180? Sin 180. Tell me what is sin 180? Sin 180 0. So the torque is 0. In the case of stable equilibrium, in the case of unstable equilibrium, in the both cases, torque will equals to 0. What is unstable equilibrium? Again consider uniform electric field. This is uniform electric field E vector.
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, ये है बेटा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। इसमें मैंने डाइपोल को देखो कुछ ऐसे रख दिया, आपकी बार डाइपोल की सिचुएशन देखना आप ढंग से। इधर तो है बेटा माइनस क्यू चार्ज और इधर है प्लस क्यू चार्ज। अब डाइपोल मोमेंट इधर नहीं आएगा क्या माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। बताओ ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा 180 होगा कि नहीं होगा? इस केस की स्टडी कर रहे हैं। अब इस केस में आपने डाइपोल को थोड़ा सा भी डिस्टर्ब कर दिया, जैसे मैं चलो नेक्स्ट डायग्राम में थोड़ा सा, इसमें तो होचपोच हो जाओगे क्योंकि इसमें जगह कम है, आप सोचोगे सर ने किधर क्या घुमा दिया, तो थोड़ा नया डायग्राम बना करके फिर एक्सप्लेन करने की ट्राई करता हूं। मैंने इसको थोड़ा सा थीटा एंगल से, मान लो स्मॉल एंगल से इधर रोटेट कर दिया यूं। तो बताओ माइनस क्यू चार्ज तो यहां आ गया और प्लस क्यू चार्ज यहां आ गया। अब बताओ क्या सिचुएशन रहेगी, ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा क्या? नहीं आएगा। देखो कैसे नहीं आएगा, आपको पता है प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो प्लस क्यू चार्ज पर तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में क्यू ई। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की रिवर्स डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब बताओ इस पर इधर फोर्स लग रहा है, इस पर इधर फोर्स लग रहा है, तो ये वाला एंड है वो तो इधर रोटेट होएगा और ये वाला एंड इधर रोटेट होगा, तो ये रोटेट होकर के किसकी पोजीशन में आ जाएगा? थीटा इक्वल टू 0 की पोजीशन में आ जाएगा, 180 की पोजीशन में नहीं आएगा। इसका मतलब आपने इसकी मेन पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया, तो एक्चुअली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आकर के कंप्लीट रोटेट होकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होने की ट्राई करेगा। इसका मतलब बताओ स्टेबल है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यदि आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो मैं आगे डिस्कस करूंगा, अगले नेक्स्ट थर्ड चैप्टर में आएगा। पोटेंशियल एनर्जी का स्टूडेंट्स फॉर्मूला आएगा अपने पास डाइपोल के लिए माइनस पीई कोस थीटा, और थीटा 0 के केस में बताओ कोस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो यू की वैल्यू आएगी माइनस पीई, दैट इज मिनिमम। और मैं पहले ही कह रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी यदि मिनिमम होती है तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और इस केस में 180 के केस में यदि आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो यू इक्वल टू आएगी माइनस पीई कोस 180। क्लियर? cos 180 as the value -1, so u will become minus pe into -1, that is plus pe. Am I right or wrong? In this case potential energy will maximum, so stability will minimum. देखिए यहाँ पर h हाइट पर है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh हो गई, यहाँ पर 0 हाइट पर है, यदि अपन इसको रेफरेंस मान ले तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी कम है, वही यहाँ पर कंडीशन लगती है। क्लियर है? फिर भी मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज स्टेबल, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो एक्सप्लेन कर दिया है। स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कंडीशन में होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इक्वल टू 180 डिग्री कंडीशन में होता है, और इन बोथ केसेस टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल विल 0। क्लियर? कम टू द स्पेशल केस, स्पेशल पॉइंट थर्ड, that is if theta is equals to 90 degree, then torque will equals to PE sin 90, and sin 90 has the value 1, so torque will maximum and will equals to plus PE. In sometimes numerical problems actually it is put out in the question, then find out the maximum torque. तो आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे बताओ? मैक्सिमम टॉर्क का मतलब थीटा आप कितना कंसीडर कर लेंगे? 90। आपको पता है ना साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, साइन की 1 से ज्यादा प्लस 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी? पीई। तो ये आप अच्छे से दिमाग में रखें, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये तो चलो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोटेंशियल एनर्जी का, वो अपन थर्ड चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी का कंप्लीट कंसेप्ट पढ़ेंगे, वहां एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इस प्रकार से अपना ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल से अपन बेटा सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर की पीडीएफ मैंने आपको पहले ही सेंड कर दी है, आप फेयर वर्क में उसको कंप्लीट लिख ले, साथ के साथ प्रॉब्लम्स पूछते जाए। थैंक यू।